न्यूक्लियर बॉम्ब छुपे थे पहाड़ों के अंदर, सिर्फ कुछ लोगों को पता था, पर अब वो लीक कर रहे हैं और पूरा साउथ एशिया खतरे में है। पाकिस्तान का किराना हिल्स, जहां एक रेडिएशन लीक ने सबको हिला दिया। क्या ये पाकिस्तान का एरिया 51 है? और अगर यहाँ से हुआ न्यूक्लियर ब्लास्ट तो दुनिया हिरोशिमा पार्ट 2 देखने को मजबूर हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स, जहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हो रहे न्यूक्लियर रेडिएशन की, सच की, न्यूक्लियर वेपन्स के हिस्ट्री की, और क्या होता है जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का जन्म साइंस से नहीं, डर से हुआ था। 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को लेटर लिखा, जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हमें भी तेज़ी से बनाना होगा। और शुरुआत हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां से शुरुआत हुई यूएसए, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की न्यूक्लियर जर्नी की, क्योंकि ये एक कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट था तीनों ही नेशंस का। इसी प्रोजेक्ट के दौरान 1945 में यूएसए ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था ट्रिनिटी। और 6 अगस्त 1945 में इसी प्रोजेक्ट के अंडर हिरोशिमा में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, जिस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 में एक और ब्लास्ट देखा गया नागासाकी में, जिस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। और इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और कई जनरेशन तक डिफॉर्मिटीज़ अभी भी वहाँ देखी जाती हैं। इंडिया ने भी 1974 में पोखरान 1 किया, स्माइलिंग बुद्धा नाम का न्यूक्लियर टेस्ट। वहीं पाकिस्तान ने 1998 में छगाई टेस्ट किए, पर असली तैयारी चल रही थी पाकिस्तान के किराना हिल्स में। तो आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान के किराना हिल्स की, जिन्हें काली घाटियों के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इन किराना हिल्स का राज? क्या ये पाकिस्तान का एक सीक्रेट न्यूक्लियर बेस है? 1980 में जब दुनिया सोच रही थी कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तब किराना हिल्स के अंदर बन रहे थे न्यूक्लियर टनल्स। किराना हिल्स के अंदर 24 पहाड़ी टनल्स हैं, जिसमें से 10 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल्स हैं। ये कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से 75 किलोमीटर दूर है, जहां पर 4 हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाने के लिए। यहाँ पर टेस्टिंग रात में होती थी ताकि ये इंडियन सैटेलाइट इन्हें ट्रेस ना कर पाएँ, लेकिन यूएसए की एक स्पाई सैटेलाइट ने इसकी इमेजेस वायरल करी। किराना हिल्स का ये जो न्यूक्लियर बेस है, ये डॉक्टर अब्दुल कदार खान का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो वेस्ट है वो इसके आसपास के एरिया में ही डंप किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ, जहाँ पे 26 निर्दोष लोगों को मारा गया, जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। उन्हें मारा ऐसे ही नहीं गया, उनसे उनकी जाति पूछी और तब उन्हें मारा गया, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को लॉन्च किया। ये जो ऑपरेशन था ये आतंकवाद के अगेंस्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग छिड़ गई। ये जंग चली 10 मई 2025 तक और उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हो गया। और यहाँ से शुरुआत होती है किराना हिल्स की कॉन्स्पिरेसी की। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि जानवरों की मौत हो रही है, स्किन पर दाग, अजीब स्मेल हवा में है, स्किन रैशेज, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, रेडिएशन के बर्न्स और हजमत सूट्स में साइंटिस्ट को आसपास के एरिया में देखा जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि दुश्मनों के ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने यहाँ पर कुछ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडिएशन फैल रही है। लेकिन इंडियन एयर मार्शल ए.के. भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन, ने 12 मई की ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इंडिया ने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया था, पर सच ये है कि कुछ तो वहाँ लीक हो रहा है। उनका ये भी कहना था कि इंडिया को पता ही नहीं था कि किराना हिल्स पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर बेस है। ये उन्हें अभी जब रेडिएशन लीक हुई है उसी दौरान पता चला है कि किराना हिल एक न्यूक्लियर बेस है पाकिस्तान का। अफवाहें जब फैलना शुरू हुई, जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट किया, हिट किया, लेकिन उनमें से 2 एयरबेस, एक सरगोदा और नूर खान एयरबेस भी था, जो न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के काफ़ी पास बताया जा रहा है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की रावलपिंडी में है, जो न्यूक्लियर आर्सनल्स को मैनेज करता है पाकिस्तान के। वहीं जो सरगोदा है वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है किराना हिल से, जो मेजर ऑपरेशन सेंटर है पाकिस्तानी F-16 और JF-17 फाइटर्स का। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है, ना पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से या फिर किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि IAE की तरफ से, लेकिन कुछ ऑनलाइन यूज़र्स
एंड OSINT ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन एनालिस्ट ने ये क्लेम किया है कि रेडिएशन के सिम्टम सिविलियंस में फैल रहे हैं। इवन वहाँ पे इमरजेंसी पलायन भी कराया जा रहा है बहुत सारे आसपास रहने वाले लोगों का। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये पाकिस्तान का एक मिसाइल फेलियर था जो वो इंडिया पे लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिसाइल उल्टा किराना हिल्स के आसपास ही फट गई। लेकिन असली ध्यान सबका जब डाइवर्ट हुआ जब एक फ्लाइट रडार ने US बीचक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखा। ये एयरक्राफ्ट N11SZ नाम के एयरक्राफ्ट का पार्ट है जो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का स्पेशली डिज़ाइन एयरक्राफ्ट है जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को डिटेक्ट कर सकता है इमरजेंसी सिनेरियो में। B-350 कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, पहले इसे फुकुशिमा डिज़ास्टर में भी देखा गया है। ये एयरक्राफ्ट इक्विप्ड है गामा रे सेंसर्स एंड रियल टाइम मैपिंग टूल से। इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट पता लगा सकता है कि किस एरिया में रेडिएशन फैल रही है। इसके अलावा कुछ OSINT काउंट्स ने ये भी बोला है कि ये जो टेल नंबर है B-350 ये USA ने पाकिस्तान को 2010 में ही दे दिया था। तो इसके ये भी चांसेस हो सकते हैं कि पाकिस्तान खुद ही रेडिएशन चेक कर रहा हो कि किराना हिल्स के आसपास के एरिया में रेडिएशन है या नहीं। फॉर्मर CIA ऑफिसर और करंट रैंड कॉर्पोरेशन के एनालिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन ने ये क्लेम किया है कि इंडिया ने जो नूर खान एयरबेस पर अटैक किया है उससे चांसेस हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड को नुकसान पहुंचा हो, जिसकी वजह से वहां पे रेडियो एक्टिव लीकेज हो सकते हैं। लेकिन ये रिमार्क ऑफिशियली ना इंडिया ना USA किसी ने भी नहीं माना है। इसमें जो अनएक्सपेक्टेड रोल हुआ है वो हुआ है इजिप्ट की तरफ से, जब एक इजिप्शियन ट्रांसपोर्ट इल्यूजन नाम का एयरक्राफ्ट मुरे में देखा गया इंडियन एयर स्ट्राइक के बाद। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने ये भी बोला है कि इसमें बोरोन लाया गया है जो नील रिवर के बेसिन में मिलता है। बोरोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव इमिशन को कम कर देता है। इसका पहले भी चेरनोबिल डिजास्टर के टाइम पे यूज हो चुका है। इसमें मिट्टी, रेत और बोरोन मिलाकर रेडिएशन को कम किया जाता है। तो क्या होता है जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है? एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो सिर्फ एक धमाका नहीं होता, वो होती है एक चेन रिएक्शन जिसमें इंसानियत पूरी तरीके से पिघल जाती है। तो आइए समझते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट की प्रोसीजर 10 सेकंड के अंदर। 0 से 1 सेकंड इसमें होता है फायरवॉल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सन के सेंटर से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। तो हर चीज़, घर, लोग, पेड़, पत्थर प्लाज्मा में बदल जाते हैं। शेडो भी जल जाती हैं। हिरोशिमा में एक आदमी की शेडो दीवार पे छप गई थी क्योंकि सारी बॉडीज़ एवेपोरेट होना चालू हो जाती हैं। 1 से 3 सेकंड में होती हैं शॉक वेव्स, जहाँ पे हवा की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ हो जाती है और JCB की स्पीड से भी 3x ज़्यादा होती है। कंक्रीट की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं और जो जिंदा लोग होते हैं उनको इंटरनल ब्लीडिंग्स और ऑर्गन रैप्चर्स जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। 30 से 5 सेकंड के अंदर होता है थर्मल रेडिएशन, जहाँ पे दूर खड़े लोग भी जल जाते हैं, उनके कपड़े आग पकड़ लेते हैं और स्किन तक पिघल जाती हैं। ऐसा हो भी चुका है। हिरोशिमा में बहुत सारे लोग अपनी स्किन हाथ में लेकर भाग रहे थे। 5 से 8 सेकंड के अंदर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होता है इसमें सारे मोबाइल्स, नेटवर्क, पावर ग्रिड्स, रेडियो, सैटेलाइट सब कुछ बंद हो जाता है। कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं भेजा जा सकता है। 8 से 10 सेकंड में चालू होता है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। रेडियो एक्टिव डस्ट और जो ऐश है, मतलब जो राख है, वो हवा में उड़ने लग जाती है। इस फॉलआउट की वजह से ये 100 किलोमीटर तक घूमती रहती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एरिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है वही एरिया न्यूक्लियर ब्लास्ट के चपेट में आएगा। उसके आसपास के 100 किलोमीटर तक के एरिया न्यूक्लियर फॉलआउट की चपेट में आ सकते हैं, जो खुद में बहुत खतरनाक होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे 10 सेकंड के अंदर पूरी एक सिटी या पूरी एक कंट्री दुनिया के मैप से मिटा दी जा सकती है। पर असली मौत तो जब शुरू होती है जब फॉल आउट आता है। तो क्या होता है न्यूक्लियर फॉल आउट और न्यूक्लियर विंटर? जब न्यूक्लियर फॉल आउट होता है तो पार्टिकल्स जैसे कि प्लूटोनियम, सीशियम, आयोडीन, ये बहुत बड़े रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जो फॉल आउट के बाद एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जब लंग्स में, स्किन में या फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देते हैं। रेन के साथ जब ये गिरते हैं तो इसे ब्लैक रेन बोला जाता है, जो हिरोशिमा में भी देखी गई थी।
इस फॉल आउट की वजह से ह्यूमन बॉडी पे भी बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम देखा जाता है। 1 घंटे के अंदर लोगों में वॉमिटिंग, डायरिया देखा जाता है। 1 दिन के अंदर नाक से खून, मुंह से खून और स्किन जलने लग जाती है। और 1 हफ्ते में सारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसकी वजह से कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं न्यूबॉर्न्स में। और मेंटल ट्रोमा जैसे कि PTSD, डिप्रेशन और सर्वाइवल गिल्ट रहता है। मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट में अगर कोई बच भी जाता है तो उसके बाद की मौत उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होती है, जहाँ आदमी धीरे धीरे तिल तिल करके मरता है। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट एक बार होता है, लेकिन उसका जहर सदियों तक हवा में, मिट्टी में और खून में रहता है। तो आइए समझते हैं कि न्यूक्लियर विंटर होता क्या है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कभी भी न्यूक्लियर वॉर हुआ और 100 से ज़्यादा या 100 से कम न्यूक्लियर वॉर हेड्स या न्यूक्लियर ब्लास्ट इस धरती पर होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक धुंध की एक सतह क्रिएट होगी पूरे आकाश में, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से सारे खेत बंजर बन जाते हैं, मॉनसून का सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाता है, कोई भी फसल नहीं उग पाती है। अगर बाई चांस कोई फसल उगती है तो वो इतनी जहरीली होती है कि उसको खाने के बाद भी इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा भयंकर होता है ग्लोबल फेमाइन, जिसकी वजह से 2 बिलियन से ज़्यादा लोग तो भुखमरी के कारण ही मर जाएंगे अगर बाई चांस न्यूक्लियर वॉर हुआ और ऐसी सिचुएशन आई। ये मौत बहुत धीमी होती है, पहले बॉम्ब फटेगा, फिर फॉल आउट होगा और फिर भूख से लोग मरेंगे। जिस दुनिया में सब कुछ था उस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ नहीं बचेगी, जो कि होगी ज़िंदगी। न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो इंसानियत को 1000 साल पीछे खींच के ले जाता है। अगर हमने किराना हिल्स जैसी प्लेसेस को सीरियस नहीं लिया तो पाकिस्तान की किराना हिल्स को जापान के हिरोशिमा नागासाकी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये एक बहुत सीरियस इशू है जिस पे पूरे वर्ल्ड को कोऑपरेट करके ध्यान देने की ज़रूरत है। मानव जाति को जीने के लिए युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। So if you find this video informative then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हर थर्सडे और संडे दोपहर 1 बजे।